हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन की 20वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और अब तक हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो 4 थी। पहली, वाष्पदाब में अवनमन; दूसरी, क्वथनांक में उन्नयन; तीसरी, हिमांक में अवनमन; और चौथा, परासरण। आज हम 20वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको ले लेते हैं। असामान्य नाम से स्पष्ट हो रहा है। असामान्य इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो वास्तव में वास्तविक मान से कुछ अलग हो। यानी एबनॉर्मल हम किसको बोलते हैं? जो कि जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं उससे डिफर है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज के लिए अपेक्षा ये कर रहे हैं कि ये मान आना चाहिए, लेकिन निकल के कुछ और आए, तो उसे बोलते हैं असामान्य। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्यों आता है? मोलर द्रव्यमान हमने हर एक टॉपिक में ये सीखा था कि मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे की, या तो वाष्पदाब में अवनमन की सहायता से, या फिर क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से, या फिर हिमांक में अवनमन की सहायता से, और सबसे अच्छी विधि थी परासरण दाब की सहायता से। अब सोचो, मोलर द्रव्यमान की गणना हम अणुसंख्य गुणधर्म से करते हैं, और अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर मान लो अणुसंख्य गुणधर्म के मान ही डिफर आए या उनमें असामान्यता आई, तो मोलर द्रव्यमान में असामान्यता तो आना वाजिब है। आएगी, क्योंकि मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक रूप से किसकी सहायता से कैलकुलेट किया जाता है? अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से। और अणुसंख्य गुणधर्म में जब असामान्यता क्यों आती है, तो पहले हम इसको पढ़ने से पहले एक हेडिंग बना लेते हैं। अणु संख्य गुणधर्म में असामान्यता, एबनॉर्मलिटी इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। असामान्यता क्यों आती है? तो हम जानते हैं अणुसंख्य गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अगर मान लो विलयन के अंदर हम विद्युत अनपघट्य मिलाते हैं, जो कि विलयन में जाके डिसोसिएट नहीं हो और एसोसिएट भी नहीं हो, यानी विलयन में जाके वियोजित नहीं होता है, तो अणुओं की संख्या बदलती नहीं है। और अणुओं की संख्या नहीं बदलती है, इसलिए अणुसंख्य गुणधर्म के मान भी नहीं बदलते हैं। और अब तक हम ऐसा ही कर रहे थे कि जितने भी विलयन ले रहे थे वो या तो यूरिया का ले रहे थे, या ग्लूकोज का ले रहे थे, या फिर प्रोटीन का ले रहे थे, क्योंकि ये विलयन में जाके न तो टूटते हैं और न ही संयोजित होते हैं। इसलिए हमारे साथ कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। उत्तर, हमारे सभी प्रश्नों के आंसर आ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि हम इक्वेशन लगाएंगे, आंसर लाएंगे, लेकिन वो आंसर एग्जैक्टली सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो विलयन NaCl का हो सकता है, KCl का हो सकता है, एथेनोइक एसिड का हो सकता है। ये विद्युत अपघट्य हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स को जब विलयन में डिजोल्व किया जाता है, तो ये या तो विलयन में जाके वियोजित हो जाते हैं या अथवा संयोजित हो जाते हैं। वियोजित या संयोजित हो जाने से विलयन में प्रेक्षित कणों की संख्या बदल जाती है, और कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या बदल जाने से अणुसंख्य गुणधर्म के मान भी बदल जाते हैं, और उसके बाद मोलर द्रव्यमान भी बदल जाता है। तो वो बदला हुआ मान ही कहलाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से अगर क्वेश्चन आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो बता दूं, जब विलयन में
विलेय के अणुओं का संगुणन अथवा वियोजन होता है तो विलयन में प्रेक्षित कणों की संख्या वास्तविक संख्या से परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अणुसंख्य गुणधर्म के मान अपने वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होते हैं। ऐसे मान सामान्य मान कहलाते हैं। अब जैसे असामान्य मान कहलाते हैं, तो इस पर ये तो बात थी। इस पर अगर मैं आपको क्वेश्चन लूं और आपका आंसर कुछ और होगा और वास्तविक आंसर कुछ और होगा, देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं एक मोलल KCl विलयन के हिमांक में अवनमन क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा। अब आप इक्वेशन क्या लगाएंगे? आप इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन बराबर KF इंटू मोललता, और KF की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 1.86, ये बताएंगे डेफिनेटली। तो इस इक्वेशन को लगाने के बाद डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 इंटू मोललता, एक मोलल दी है क्वेश्चन में, यहाँ रख लिया। तो आप मुझे आंसर क्या बताने वाले हो कि एक मोलर KCl विलयन के हिमांक में अवनमन 1.86 होना चाहिए। लेकिन यह आंसर क्या है? रॉन्ग, यह आंसर गलत। तो अब तुम कहोगे साहब ये आंसर गलत क्यों है, जबकि हमने इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सही लगाई है, मान भी सही पुट किए हैं, लेकिन आंसर गलत क्यों आया है? क्योंकि ये अगर विलयन KCl का है, अगर ये विलयन सुक्रोज यूरिया विद्युत अनपघट्य पदार्थ का होता तो ये आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन ये KCl का है। अब KCl क्या होता है? KCl जाके टूटता है K प्लस और Cl माइनस, तो ये विलयन में जाके वियोजित हो गया, और वियोजित हो गया तो अब विलयन के अंदर जो आप 1 मोल कण सोच रहे थे, अब वास्तव में विलयन में 2 मोल कण आ गए। 2 मोल कण आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि विलयन में कणों की संख्या दुगनी हो गई। तो वास्तव में डेल्टा TF ऑब्जर्व जो होगा वो कितना होगा? 2 इंटू 1.86, यानी
3.72 केल्विन का अवनमन होगा। ये आंसर क्या है? सही है। तो ये तो है अणुसंख्य गुणधर्म का नॉर्मल मान, और ये है अणुसंख्य गुणधर्म का एबनॉर्मल मान। यानी अगर विलयन में कणों की संख्या दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, टूट जाए, तो विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म के मान में भी बदलाव आ जाएगा, और बदल कर वो इतना हो जाएगा 3.72। ठीक है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किया था, अणुसंख्य गुणधर्म के मान केवल और केवल किस पर डिपेंड करते हैं? विलयन की मोललता यानी विलयन में अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, विलय की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर आपसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो, जैसे मैं यहाँ रखता हूँ एक क्वेश्चन, कंपटीशन में ही आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मोल परासरण दाब अधिक है? ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 1 मोलल यूरिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1 मोलर ग्लूकोज, और तीसरा ऑप्शन 1 मोलर सुक्रोज, और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है। तो आप उत्तर कौन सा, किसका परासरण दाब अधिक है? तो ये 1 मोलल, ये भी 1 मोलल, ये भी 1 मोलल, तो सब में समीकरण तो एक ही लगनी है, और समीकरण अगर एक लगनी है तो यूरिया हो चाहे ग्लूकोज हो चाहे सुक्रोज हो, परासरण दाब की समीकरण है पाई बराबर CRT। अब हम जानते हैं ताप बदला नहीं है, और C भी सबकी सिमिलर है, तो परासरण दाब भी सबका सिमिलर होगा, किसी का भी उच्च नहीं है, इसलिए उत्तर आएगा चौथा नन, या फिर ऑप्शन होगा सभी का समान। लेकिन ये ऑप्शन की जगह अगर ये आ जाता चौथा ऑप्शन 1 मोलर KCl, तो अब देखो इनके अंदर 1 मोलर कण ही है, लेकिन इसके अंदर डिसोसिएट हो गए, तो वास्तव में इसके अंदर कण ज्यादा हो गए, डिसोसिएशन के कारण चौथा उत्तर आ जाएगा। जबकि सांद्रता अब भी सबकी इक्वल है, लेकिन फिर भी उत्तर कौन सा आएगा? चौथा, क्योंकि इसके अंदर KCl डिसोसिएट होता है। क्लियर बात? तो विलयन के हिमांक में अवनमन किसका अधिक है? तो भी यही उत्तर आएगा, क्योंकि जहां पर भी हमको लगे कि विलयन के अंदर कण परिवर्तित हो रहे हैं, तो जो हमारी अब तक की 4 इक्वेशन थी, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब वाली, अब वो समीकरण वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलिड वो तब तक ही है जब तक यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज हो, इनके नहीं होने पर वो समीकरण एप्लीकेबल नहीं है। अब समीकरण में संशोधन की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अणुसंघ गुणधर्म में असामान्यता आ चुकी है। तो ऐसे जब भी हमको लगे कि अणुसंघ गुणधर्म में असामान्यता आएगी, तो ऐसे मानों को हम क्या बोलेंगे? असामान्य मान या फिर एबनॉर्मल वैल्यू। क्लियर? और ये अब आपको फिर मैं वापस ले आता हूं कि भाई अणुसंख्य गुणधर्म में अगर एबनॉर्मलिटी है, अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर असामान्यता है, तो उसी की सहायता से तो मोलर द्रव्यमान परिकलित किया जाता है। तो प्रायोगिक रूप से या प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मानों के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान की तुलना में कुछ भिन्न प्राप्त होता है, जिसे ही बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से परिकलित
यहाँ एक बात और जोड़ लेना कि प्रायोगिक अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान की सहायता से परिकलित मोलर द्रव्यमान का मान सैद्धांतिक मानों से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मोलर KCl विलयन का प्रायोगिक विधि से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने पर यह 37.5 ग्राम प्रति मोल प्राप्त होता है। क्यों भाई ये 37.5 ग्राम प्रति मोल क्यों प्राप्त हुआ? पहली बात क्योंकि अपन ने देखा था एक मोलर का हिमांक में अवनमन 3.52 अभी आया था, दुगना आया था, मतलब 1.86 से दुगना आया था। तो अणुसंघ गुणधर्म जब दुगना हो जाएगा तो मोलर द्रव्यमान आधा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, नीचे आता है ना फॉर्मूले के अंदर। तो जब आधा आएगा भाई एग्जैक्टली के जबकि KCl का वास्तविक मोलर द्रव्यमान कितना 39 प्लस 35.5 यानी 74.5 है, जो कि क्या है, ये 37.5 क्या है, इसका जस्ट आधा है। ठीक है, तो आधा है, तो आधा होने का रीजन आपके समझ में आ गया होगा कि आधा क्यों हुआ, क्योंकि अणुसंघ गुणधर्म के मान दुगने हुए, तो मोलर द्रव्यमान का मान। अब ये मान क्या कहलाएगा? ये मान कहलाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी तरह संगुणन के केस में ले लेते हैं। संगुणन के तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। अब संगुणन के केस में क्या होगा, देखो इसी प्रकार से CH3COH का मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक विधि यानी अणुसंघ गुणधर्म के मान की सहायता से प्रायोगिक विधि से परिकलित
करने पर यह 120 ग्राम प्रति मोल प्रेक्षित होता है। जबकि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए CH3, जबकि वास्तविक मोलर द्रव्यमान कितना है? CH3 का 12 प्लस 3 प्लस फिर 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 यानी 60 आएगा। और जबकि प्राप्त क्या हुआ 120, तो यानी वास्तविक मोलर द्रव्यमान 60 है। तो ये दुगना क्यों प्राप्त हुआ? जो कि लगभग दुगना है। तो दुगना इसलिए हुआ क्योंकि अनुसंग गुणधर्म आधे हो गए। पिछली बार आधा हुआ क्योंकि अनुसंग गुणधर्म दुगने हो गए, तो इस बार दुगना इसलिए हुआ क्योंकि अनुसंग गुणधर्म आधे हुए। और अनुसंग गुणधर्म आधे क्यों हुए? क्योंकि कणों की संख्या आधी हो गई। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कण क्यों हो गए, कारण। तो कारण ये है CH3COH बेंजीन में H बॉन्डिंग के द्वारा संगुणित हो जाता है। कैसे? जैसे CH3COH है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। एक मॉलिक्यूल को इधर से दिखा देता हूं। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो दो अणु मिलकर अब कितने हो जाएंगे? तो दो अणु हो गए अब मिलकर एक अणु। तो जितने भी अणु बिलियन में थे वो सब कितने हो गए? अपन ने 50 मिलाए तो 25 हो गए। यानी कण क्या हो गए? आधे हो गए। और कणों के आधे हो जाने से अनुसंग गुणधर्म आधे हो गए, और अनुसंग गुणधर्म के आधे हो जाने से उनकी सहायता से निकलने वाला मोलर द्रव्यमान दुगना हो गया। और ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि भाई अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मानों की सहायता से परिकलित होने वाले मोलर द्रव्यमान को बोला जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि भाई या तो आधे हो या दुगने हो। अगर मान लो पूरा वियोजन हुआ हो या कंप्लीटली संयोजन हुआ हो जब तो ठीक है, लेकिन 85% हुआ हो, 40% हुआ हो, 20% हुआ हो, तो ये कितने होंगे? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक क्लास और देखनी पड़ेगी। उसे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ये बताऊंगा कि बांटॉफ गुणांक जो ये निर्धारित करता है कि विलयन में कितना प्रतिशत संयोजन या वियोजन हुआ है। तो बांटॉफ गुणांक को लास्ट टॉपिक है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में